हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फन लर्निंग में एक बार फिर से। आज फ्रेंड्स हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला एमपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो या जितने भी टेट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन होता है उसमें अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर से निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आसानी से आपसे बनते भी हैं यदि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अधिगम अक्षमताएँ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिसऑर्डर्स। बहुत सारी दिक्कतें हमारे बच्चों में देखने को हमको मिलती हैं कि कभी कभी उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या कोई चीज़ लिखने में उनको दिक्कत होती है। तो आज हम इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अधिगम अक्षमताओं के बारे में या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिसऑर्डर्स के बारे में कि जो जो समस्याएं हमारे बच्चों में हमको देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर या स्मरण शक्ति किनकी होती है। तो उसका सही आंसर साथियों ने दिया था कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा होती है दोनों में। तो राइट आंसर उसका हो गया था गर्ल्स, मतलब लड़कियां हो गया था। ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमताएं। जब हम कोई भी चीज़ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का झेलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अधिगम अक्षमताएं। इसमें साथियों डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, ये सारी ही समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा अभी चित्र में देख सकते हैं, है ना, ये डायग्राम ही ये शो कर रहा है कि भाई समस्याओं से घिरा हुआ बालक बैठा हुआ है। ये सारी समस्याएं जो हैं चारों तरफ से उसको घेरे हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बेसिकली छोटा सा टॉपिक रहेगा साथियों, पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। डिसलेक्सिया की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का पठन विकार है। कैसा है ये? लर्निंग डिसऑर्डर है, पठन विकार है। इट मीन्स कि इसमें पढ़ने में बच्चों को समस्याएं होती हैं। किसमें होती हैं? पढ़ने में बच्चों को समस्याएं होती हैं। वेरिएबल स्टेज है, कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, कभी पढ़ने में ज़्यादा समस्या हो या कम हो। और ये बच्चे इसमें करते क्या है कि यदि मान लीजिए लिखा 100 SAW, तो उसको उल्टा पढ़ेंगे, वास पढ़ेंगे। गॉड यदि लिखा कहीं पर तो बच्चे डॉग पढ़ेंगे। 6 है तो उसको 9 पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों को पठन विकार है और बच्चों को पढ़ने में बड़ी समस्याएं होती हैं। आपने भी अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं किसी बच्चे से इस तरह को देखा होगा कि यदि आप उसको बोलते हैं कि 100 बोलो तो बोलता है वास, ये देख कर पढ़ता है 100 को वास या गॉड को डॉग। तो कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। ये धीरे धीरे समय के साथ ये ठीक होती जाती है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है। तो ये पठन विकार है जिसमें बच्चों को पढ़ने में समस्याएं होती है। फिर बात आती है डिसग्राफिया। जैसा कि आप शब्द से ही स्पेसिफाई होता है कि ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ मतलब लिखने से रिलेटेड है। आप इसमें मेन जो है ये राइटिंग डिसऑर्डर है, लेखन विकार है। इसमें बच्चों को लिखने में बहुत समस्याएं झेलने को मिलती हैं, देखने को मिलती है। तो जब बच्चा कोई भी चीज़ लिखने में असमर्थ होता है तो आपको ये समझ जाना है कि उसके अंदर डिसग्राफिया है और उसको लिखाने की समझाने की बहुत कोशिश करना है। यदि आप शिक्षक हैं तो ये तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया, और ये भी जैसे आप शब्द से ही स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ये गणना संबंधी विकार है, काउंटिंग विकार है। ये गणना संबंधी विकार है, काउंटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आप ये समझ सकें कि जो बच्चे होते हैं उनको काउंटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैलकुलेशन करने में। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं क्या होता है कि ये प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन कर देते हैं, है ना। तो इस तरह की समस्याएं जो है तो डिसकैल्कुलिया में देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया, इसको अप्रेक्सिया भी बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया ये एक तरह का एक और महत्वपूर्ण पठन विकार है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि गामक कौशल, मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। मोटर स्पीच डिसऑर्डर कैसे? मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चा बोलता है, पढ़ता है, गाना गाता है या कोई बात करता है तो उसमें ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। ये प्रमुख रूप से मस्तिष्क में कोई मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मसल्स में, तो उसके कारण भी ये आपको
देखने को ये समस्या मिलती है, जिसको हम डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसमें सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि बोलने में आपको दिक्कत होगी बच्चों को, साथ ही साथ में गाना गाने में, या फिर और छोटे छोटे जो लिखना है, छोटा छोटा काम है, पढ़ना है, इनमें समस्याएं आपको देखने को मिलती है। फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया की यदि हम बात करें साथियों, तो ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये बेसिकली तनाव वाली स्थिति होती है जिसमें बच्चों को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और जब दिमाग में तनाव होता है तो कोई भी काम करने में बच्चों को मज़ा नहीं आती है, और सोचने समझने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो यदि डिस्थीमिया आपसे पूछा जाता है कि डिस्थीमिया किस प्रकार का विकार है या किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो आप निश्चित रूप से बता सकेंगे कि ये कौन सा है, तनाव विकार है, या तनाव से इसमें बच्चों को गुजरना पड़ता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये फ्रेंड्स मेन डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। फिर आता है डिस्फेजिया, इसको हम एफेजिया के नाम से भी जानते हैं। यह भी भाषा संबंधित कठिनाई है। ये जो है भाषा संबंधित कठिनाई है, जिसमें बच्चों को ओरली मौखिक रूप से बोलने में कठिनाई का अनुभव उनको करना पड़ता है। यही एक समस्या इनके सामने उत्पन्न हो जाती है। इसमें भी साथियों होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क में कोई ना कोई एक मैरिज हो जाता है, कोई डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से ये समस्या भी बच्चों में देखने को मिलती है। फिर आती है अलेक्सिया। अलेक्सिया भी एक प्रकार का विकार है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में भी, इसमें भी कठिनाई होती है। ये भी एक प्रकार का पठन विकार है। अब एक बात आप याद रखेंगे कि यदि हम बात करते हैं अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, हमने जैसे ऊपर यहाँ पर आपसे चर्चा की थी कि जो डिसलेक्सिया है वो भी एक प्रकार का पठन विकार है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि डिसलेक्सिया भी हमने आपसे बताया था कि एक पठन विकार है। कैसा विकार है ये? पढ़ने में बच्चों को समस्याएं होती है, और उसी तरह से हमने भी आपसे 7वें नंबर का डिसऑर्डर डिस्कस किया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों एक ही प्रकार के रीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में सामान्यतः बच्चा जो है अपने आप ठीक हो जाता है। सा को वाज पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ेगा, तो उसमें धीरे धीरे अपने आप बच्चों में सुधार होता जाता है। लेकिन इसमें साथियों क्या होता है कि ये मस्तिष्क विकार होता है, ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है, जिसके कारण से समस्या देखने को मिलती है, लेकिन उसमें ब्रेन में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही ऑप्शन में, इसलिए आप इन दोनों ही ऑप्शनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आगे बढ़ेंगे। फिर बात आती है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में देखने को मिलता है। वो 6 में कन्फ्यूजन रहेंगे, 9 में कन्फ्यूजन रहेंगे, है ना, वा में कन्फ्यूजन रहेंगे, खा में कन्फ्यूजन रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चा स्टेबल नहीं हो पाता, वो अपने आप को कॉन्स्टेंट नहीं कर पाता है, और इन सब समस्याओं के कारण बच्चे अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज करने लगते हैं, मानने लगते हैं, अयोग्य मानने लगते हैं कि मेरे अंदर ये कैसी समस्या है। तो सामान्यतः इस कंडीशन में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है साथियों। जो भ्रम होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सही क्या है गलत क्या है। उनमें पता चला कि एक आंसर है और 2 आंसर है। कहीं मान लीजिए 547 आंसर आ रहा है तो 546 बोल रहे हैं, या 546 आ रहा है तो 547 बोल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनमें साथियों डिस्मॉर्फिया में कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेन डिसऑर्डर्स हैं या डिसएबिलिटीज़ हैं जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि डिसग्राफिया क्या है, अप्रेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, और डिसलेक्सिया क्या है। ये मेन 8 डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा भी कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ये भी रिपीट होते हैं। तो ये बस 1 लाइनर है, बहुत ज़्यादा इनमें डीप में नहीं जाना है हमको, बहुत ज़्यादा डीप में घुसना नहीं है। बस सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसका सीधा सा आपको आंसर देना होता है। और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं समय पर, स्टार्टिंग टाइम पे, और समय के साथ ही धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कभी कोई ब्रेन में कोई ज़्यादा दिक्कत हुई तो उसको ठीक होने में समय भी लग जाता है। इसी के साथ हम नंबर 9 पे देखते हैं, ADHD है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब जैसा आप शब्द से ही इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकते हैं कि जो बच्चे का अटेंशन है, जो ध्यान है, उसमें ध्यान में ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जो कॉन्सेंट्रेशन है
वो बच्चा ध्यान ही नहीं कर पाता। बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि उसको लगता है कि ये भी सही, ये भी सही। एक ही मिनट में वो 10 शब्द बोलने, 50 शब्द बोलने की कोशिश करता है। तो बच्चा किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है और ये बच्चों में स्थिरता, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो यही कहलाता है ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इतना ज़्यादा बच्चा क्रियाशील हो जाता है कि उसको कहीं शांत होने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, मतलब वो रुक ही नहीं पाता है, एक ही बार में वो लगातार बोलने की कोशिश करता है। ये आप याद रखेंगे। तो ADHD क्या हो जाएगा? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 10, ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि इनका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इनका डायरेक्ट जो है तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करके रख लेना है। हालांकि आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और PDF से आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी तरीके से ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब ASD जो होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें बच्चे जो है तो कम्युनिकेशन करने में इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। ये सोशल एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं तथा किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते हैं। एक बार यदि बोल दिए तो दोबारा रिपीटिशन नहीं कर पाते। इनमें ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। फिर आता है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है, इस विकार में बच्चे सोशली रूप से, बिल्कुल सामाजिक रूप से बिल्कुल डीएक्टिव रहते हैं। डीएक्टिव मतलब क्या होते हैं कि अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट, हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट ही होते हैं जो कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने आप को अकेला रहना ज़्यादा अच्छा समझता है बजाय कि वो समाज के। और यदि हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं तो वो सामाजिक होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चे बिल्कुल समाज के बिना, लोगों के बिना रह पाना उनका मुश्किल हो जाता है। तो एक हमने आपको बताया इंट्रोवर्ट, पहला हो गया इंट्रोवर्ट, है ना। इन मतलब अंदर, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हो गया। और दूसरा हमने आपको बताया क्या, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ऑल टाइम उनको ये लगता है कि हमको बाहर रहना, हमको समाज में ही, है ना, रहना है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रोवर्ट। हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो इंट्रोवर्ट को हम बोल देते हैं अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट को बोल देते हैं बहिर्मुखी, है ना। जो अकेले रहना पसंद करते हैं वो इंट्रोवर्ट है, अकेले रहना उनको मज़ा आती है, वो दूसरों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना पसंद करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो टोटली जो है तो साथियों समाज में भी और अपने साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आती है सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी की यदि हम बात करें तो साथियों एक प्रकार का ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों में जब वो चाइल्डहुड में होते हैं, जब बचपन में होते हैं, तो तभी उनको क्या होता है कि कोई ना कोई डैमेज, ब्रेन डैमेज हो जाता है किसी न किसी कारण से, ठीक है ना। किसी न किसी कारण से ब्रेन डैमेज हो जाता है। जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उनकी थिंकिंग पावर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रेन अटैक होता है इसमें, सेरेब्रल पॉलिसी में। तो बचपन में ही, छोटी उम्र में ही ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलने को बच्चों को मिलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि डायरेक्ट यदि आपसे पूछते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, तो सेरेब्रल पॉलिसी में आप बता सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन में ही क्या हो जाता है, ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है। फिर आ जाता है PTSD। PTSD के हम फुल फॉर्म यदि देखें, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि PTSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको जो है तो इनका फुल फॉर्म भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट इसका जो है तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है PTSD का, ASD का, है ना। तो इनका भी आंसर आपको यदि मालूम रहेगा तो आपको 1 नंबर कहीं भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो PTSD का होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD जो होता है फ्रेंड्स, ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है। मतलब यदि आपके जीवन में कोई, मान लीजिए कि ऐसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत ज़्यादा कोई आपका चाहने वाला इस दुनिया को ही छोड़ करके चला गया, तो जो स्पेसिफिक इंसिडेंट होती है, विशेष जो घटना आपके जीवन में बीतती है, उस घटना के बाद इस तरह का डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है और टाइम पर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो आपको, इट मीन्स कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये होता है PTSD, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट का मतलब ही होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। जस्ट लाइक मोबाइल में हम प्रीपेड और पोस्ट पेड करवाते हैं ना कनेक्शन। प्री मतलब हम पहले ही पेड कर देते हैं, पोस्ट पेड मतलब जब हमारा बिल आता है तब हम
पे करते हैं। तो सेम यहाँ पर PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ समय बीतने के बाद बच्चे के जीवन में अच्छे तरीके से उसके बाद कोई अचानक एक इंसिडेंट होता है, कोई विशेष घटना हो जाती है मान लीजिए, और उस विशेष घटना का प्रभाव इतना ज़्यादा उसके दिमाग में पड़ता है कि उससे वो निकलने में बहुत ही असमर्थ हो जाता है, जिससे उसके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण डिसऑर्डर्स हैं जो हमने आपसे चर्चा की है। प्रमुख रूप से 8 डिसऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ऐसा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता फ्रेंड्स जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन आता है टेट एग्जाम्स में, CTET हो, MP TET हो, UP TET हो, है ना, RTET हो, कोई भी हो, या KBS हो, NBS हो, पेडागोजी का पोर्शन तो सभी में 30 मार्क्स का रहता है। तो इन 30 मार्क्स में कम से कम 2 से 3 मार्क्स का आपको घुमा फिरा के आपको ये जरूर पूछा जाता है। तो 2 से 3 मार्क्स जो है तो आपके इस छोटे से टॉपिक से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने CTET दिया था तब मुझे भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिले थे और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मदद किया था, ठीक है ना। तो होता क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं हार्ड टॉपिक पढ़ने में। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जब आपका रिवाइज रहेगा, रिवीजन रहेगा, तो आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। तो अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर जो बच्चों में देखने को समय समय पर मिलती हैं, और उन अक्षमताओं में सबसे पहले डिसलेक्सिया है, जिसको मैंने आपसे बताया कि ये पठन विकार से प्रमुख रूप से रिलेटेड होती है। उसके बाद डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया लेखन से होता है। डिसकैलकुलिया जैसा कि आपको पता है कि काउंटिंग से रहती है, गणना से रहती है, गणना काउंटिंग में दिक्कत आती है बच्चों को। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 में ये है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें गामक कौशल होता है, सामान्यता है बच्चों को स्किल्स में, लिखने में, सूक्ष्म स्किल में, पढ़ने में, कोई गाना गाने में, इस तरह के विकार आपको देखने को मिलते हैं। डिस्थीमिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें साथियों बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, वो किसी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और स्ट्रेस या तनाव के कारण बच्चों की सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। फिर बात आती है डिस्फेजिया या अफेजिया की। तो अफेजिया में साथियों ये भाषा संबंधी कठिनाई है, जिसमें किसी मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न होता है, जिसके कारण ओरली बोलने में उनका तोतलापन या हकलाना, ऐसे भी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। फिर आती है कि अलेक्सिया। अलेक्सिया भी पठन विकार है, बच्चों में पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, लेकिन इसमें ये याद रखें कि बचपन में ही मस्तिष्क में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये कठिनाई आपको देखने को बच्चों में मिलती है। फिर आती है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब ये होता है कि साथियों वो कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा, भ्रम की स्थिति उसमें पैदा हो जाती है, जिससे किसी भी चीज़ को श्योर अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है। फिर आता है ADHD। ADHD का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बच्चों में कमी देखने को मिलती है। तो इसका भी आंसर आपको समझ में एक लाइन में ही आसानी से आ जाएगा। फिर ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें कम्युनिकेशन करने में बच्चों को, सोशल एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साथ ही साथ में रिपीटेशन करने में भी बच्चों को दिक्कत देखने को मिलती है। एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करते हैं तो बच्चे सोशली रूप से बिल्कुल डिएक्टिव हो जाते हैं, इट मीन्स कि इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और जो सोशली रूप से एक्टिव होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। फिर बात आती है सेरिब्रल पॉलिसी की। तो इसमें बच्चों में ब्रेन बचपन में ही कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण उनकी सोचने समझने की क्षमता में बहुत ज़्यादा समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। फिर आता है लास्ट नंबर में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस प्रकार के डिसऑर्डर में किसी विशेष घटना के कारण, जो विशेष इंसिडेंट होता है, विशेष घटना होती है, उसके कारण डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, और उससे क्या होता है कि बच्चों को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि वो घटना जो है तो परेशान करती रहती है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और अब देखते हैं कि इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, शैक्षिक अनुप्रयोग है, वो कैसा होता है। तो इसमें शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसको हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, बच्चों के साथ मिल करके काम करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहिए, उसमें भेदभाव की भावना टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बच्चा थोड़ा सा डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसको अलग बैठाएं और इनको अलग बैठाएं। उससे क्या होता है कि बच्चे और उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है और वो सीखने में बहुत ही असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो हमेशा बच्चों को सेंटर में रखे, क्योंकि देखिए तब होता था
कि तब टीचर आया और भाषण दे करके चला गया, लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज के समय में जो बच्चा होता है, बच्चे को ही सेंटर में रखा जाता है, और ये एनसीएफ भी कहता है, एनसीएफ 2000 भी यही कहता है कि जो भी काम करना है वो आपको बच्चे को मेन मान के करना है, बच्चों को सेंटर में रख के आपको करना है। तो 2005 का जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो बताता है कि बच्चा ही मेन है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा ही मेन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। इट मीन्स बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी रुचि बनी रहे, है ना। बच्चों में यदि कोई डिसऑर्डर है तो उससे बहुत प्यार से बात करना चाहिए, उसको लव अफेक्शन के साथ टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको अच्छे तरीके से समझाए, बताए, मोटिवेट करे, और जहाँ ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं समझ में आता है तो दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करें। अब यदि टीचर को उसकी आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमता यदि बच्चों की पता है शिक्षक को, तो शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से उनको डील कर पाएगा, उनको समझाने में मदद कर पाएगा। तो ये टीचर की एक जिम्मेदारी होती है। और जो एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो भी ये कहता है कि जो शिक्षक होता है एक फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है? जो टीचर होता है एक फैसिलिटेटर होता है। मतलब क्या होता है कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, न कि डिक्टेटर के रूप में। तो टीचर एक क्या होता है? फैसिलिटेटर। उसको हमेशा बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे बड़ों से ही देख करके सीखते हैं, और घर में भी बच्चों से ऐसा बर्ताव करना चाहिए ताकि उनको डिफ्रेंशिएशन नहीं मिले, उनको ये नहीं लगे कि मुझे अलग बिल्कुल करके छोड़ दिया है, मेरे अंदर कोई दिक्कत है तो, है ना। तो बहुत ही प्यार के साथ जो है तो बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। तो इस तरह साथ 2 से 3 नंबर आपका ये टॉपिक कंप्लीट करेगा। और बिना देरी के आज का हम प्रश्न पूछ लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि यदि आपने अच्छे से वीडियो को समझा है, देखा है, तो इसका आंसर भी आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। डिसकैलकुलिए, जैसा कि हमने भी आपसे ऊपर चर्चा की है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ये किस प्रकार का पठन विकार है, पठन है, लेखन है, कैलकुलेशन है, काउंटिंग है, गणना है, कौन सा ये विकार है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। और साथियों हमारी जो मेहनत है, यदि आपको थोड़ा सा भी ठीक लगती है तो निश्चित रूप से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। फन लर्निंग हमारा फेसबुक में पेज है, इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11 डाल करके, और टेलीग्राम चैनल इसलिए आप ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम में ही तो सारी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं समय समय पर, और इन पीडीएफ से आपको एक ये हेल्प मिल जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इन पीडीएफ्स का आप समय समय पर रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के साथ साथ क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको आसानी से हम पीडीएफ पहले से ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर आप फॉलो कर लें, समय समय पर हम सारे अपडेट्स वहाँ पर डालते रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर इस तरह की जानकारी और भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहें, आप तक पहुँचाते रहें। वीडियो में को लाइक करना मत भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, साथियों को शेयर करें, घर में शेयर करें, जो भी आपके कांटेक्ट में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको ज़रूर आप शेयर करें, ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण वीडियोस का उपयोग कर सकें। आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी ड्रॉप करें। कमेंट आपका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। यदि आपका कमेंट आता है तो हमको ये जानने में मदद मिलती है कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की हैं या कहाँ पर गलतियाँ नहीं की हैं, और क्या हमको और ज़्यादा अपडेट करना है। तो साथियों, इस तरह से आज का हमारे टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमताएं पूरी कंप्लीट होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट एग्जाम्स के बारे में। इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से देखें। फिर हम अब मिलते हैं अपने और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।